Hello friends, welcome to the Mission SSB on the Unacademy platform. My name is Col Ganesh Babu and I've already uploaded a couple of videos on SSB topic on the Unacademy platform, and I'm sure some of you would have already seen it both at the Unacademy platform and the YouTube platform. Today, we will specifically talk about the GTO task and that too, the briefings for these tasks. Now, we understand that in the GTO series, there are total 9 tasks. They are as per this order: the group discussion, group planning exercise, progressive group task, group obstacle race, half group task, lecturate, individual obstacle, command task, and final group task. Now, the details of these tasks I've already shared in the previous videos. Please go through that. Today, what I'm going to talk about is that before the start of each of these tasks, the GTO does a briefing for those specific tasks. है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर जीडी शुरू होना होगा तो उससे पहले जीडी का ब्रीफिंग, एंड ऑल ब्रीफिंग्स आर गिवन इन दिस मैनर. ऐसे आपको सेमी सर्कल में खड़ा कर दिया जाएगा एंड जीटीओ आपको ब्रीफ करता है जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है. नाउ सो टोटल 9 टास्क है तो 9 ब्रीफिंग. इसके अलावा 2 ब्रीफिंग और रहते हैं. एक को बोलते हैं प्री ब्रीफिंग जो कि जीडी से भी पहले है, और एक को बोलते हैं डी ब्रीफिंग. तो टोटल 9 टास्क के ब्रीफिंग प्लस 2 प्री ब्रीफिंग एंड डी ब्रीफिंग को लेके. सो इनके बारे में हम आज जानेंगे और ये क्यों ब्रीफिंग जरूरी है और क्यों इसका सिग्निफिकेंस है वो हम देखने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले तो आप लोगों को पता, जब आप एसएसबी में जाते हो, पीपल आर कमिंग फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड. कोई गांव से है, कोई शहर से है, किसी का एक्सपोजर ज्यादा है, कोई फौज के बैकग्राउंड से. सो हर कैंडिडेट को एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए ब्रीफिंग आपको एग्जैक्टली बताता है कि हर टास्क में जीटीओ आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है, so that you understand what is the requirement of the task and perform accordingly. And secondly, this fair chance has to be given to you as an individual and as part of a group, because after a group GTO task is your performance in a group, your functional ability, your ability to function in a group. So when a briefing is clearly given, you exactly understand what is the expectation, and that gives a fair chance to each candidate. So that's one. Next, जब आप एसएस में जाते हो, there is definitely anxiety. क्यों? क्योंकि एक यूनिफॉर्म सर्विसेज के सिलेक्शन में जा रहे हो, आप लोगों को पता नहीं है फौज कैसे काम करता है, ऐसा लगता है कि फौज बड़ा स्ट्रिक्ट होगा, तो एक टेस्ट एंजाइटी होता है. दूसरा ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है. साइकोलॉजिकल टेस्ट मतलब एंटायर टेस्टिंग इज साइकोलॉजिकल टेस्ट. एक पहली बार एक ऐसे इन्वायरमेंट में जा रहे हो तो एक टेस्ट एंजाइटी एंड सिलेक्शन सेंटर को लेके एंजाइटी होता है, यूनिफॉर्म को लेके एंजाइटी होता है ना, प्लेस को, नया प्लेस को लेके, टास्क को लेके, ग्रुप के बिहेवियर को लेके. तो ये जो ब्रीफिंग है जीटीओ के साथ बड़ा इनफॉर्मल तरीके से वो बोलता है, तो उससे वो एंजाइटी को आपको हैंडल करने में मदद मिलता है, बिकॉज जीटीओ अपीयर्स टू बी क्वाइट फ्रेंडली एंड धीरे धीरे आपको लगता है बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है. तो कंफर्ट होने के बाद क्या होता है, जब टेस्ट एंजाइटी निकल जाता है तो नेचुरली परफॉर्मेंस opens up. Otherwise वो घबराहट में ही. So that's another aim to remove the test anxiety. Next is GTO is a authority figure, है ना, और वो authority figure आपको पता है सिविल ड्रेस में भले ही है, he is a person of army and मेजर या लेफ्टिनेंट कुछ रैंक होगा. तो जब एक इनफॉर्मल ड्रेस में, जैसे इसमें दिख रहा है कि जीन्स और टी शर्ट पहना हुआ जीटीओ ने, और वहां आके बहुत एक फ्रेंडली तरीके से आपसे बात करता, तो वो इवन दो इज अथॉरिटी फिगर बट यू डेवलप कंफर्ट एंड देन यू आर विलिंग टू लिसन टू हिम एंड रेसिप्रोकेट. अदरवाइज एक अथॉरिटी फिगर समटाइम इट कैन बी क्रिपलिंग, है ना, आपको लगता है मैं कैसे इनके सामने परफॉर्म करूंगा. सो इट रिमूव्स द fear of that feeling of intimidation by in front of a colonel or whatever, right? Rank जो भी है. Now the aim of briefing आपको समझ में आएगा. It helps to remove the test anxiety. It creates a confidence in the candidates and it creates a climate where the candidates can actually function at his best and thus reveal whatever he has to reveal so that he can be assessed in terms of the requirements of the armed forces, है ना, जो officer like qualities हमने सुना है. Now all these briefing, pre-briefing से लेकर debriefing तक, including all the 9 briefing, they are standardized briefing. ये GTO अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल सकता. These briefings are given by the DIPR, Defense Institute of Psychological Research, which is a DIPR DRDO ऑर्गेनाइजेशन. सो इसके कारण क्या है, आप किसी भी सिलेक्शन सेंटर में चले जाओ, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, कपूरथला चले जाओ, वाराणसी चले जाओ, भोपाल चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, दीज ब्रीफिंग्स आर सेम.
ओनली जीटीओ चेंज हो गया था, ब्रीफिंग इज सेम। उससे क्या होगा, एक यूनिफॉर्म टेस्ट ब्रीफिंग है, एक यूनिफॉर्म एनवायरमेंट क्रिएट जाता है। इससे क्या है, फेयर चांस है आप किसी भी एसएसबी में चले जाओ, प्रोवाइडेड यू आर केपेबल एंड यू आर एबल टू मैनिफेस्ट दैट केपेबिलिटी। सो स्टैंडर्डाइज ब्रीफिंग है। तो आपने देखा होगा हर जीटीओ एक जैसा ही बोलता है, वो इसलिए क्योंकि दीज ब्रीफिंग्स आर गिवन टू देम बाय डीआईपीआर एंड दे आर ट्रेन्ड टू स्पीक ऑन दोस, है ना। इनफैक्ट जीटीओ के ट्रेनिंग में वी आर ट्रेन्ड टू स्पीक एंड डिलीवर इट इन अ मैनर दैट अपीयर्स नेचुरल, friendly and a stress-free environment. So these are standardized briefing. Now, इस ब्रीफिंग का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, जब इस ब्रीफिंग को ध्यान से सुनोगे तो आपको ये पता चल जाएगा हर टास्क में, फॉर एग्जांपल जीडी है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द जीटीओ इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। और उसी तरह से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि अगर ये एक्सपेक्टेड लेवल है तो मेरा अभी का वर्तमान में मेरा लेवल कितना है। मतलब आपको ये पता चल जाएगा वो देख क्या रहे हैं और आपके पास कितना है और इसके बीच का गैप कितना है। And once you're able to identify the gap before going for the SSB, then if you're an intelligent person, you will find ways to fill this gap. और जब ये गैप फिल कर जाएगा तो आपका ये प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस ऊपर आ जाएगा। सोच के जगह देखो, जब आप एसएसबी आते हो, अगर आपका प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस यहाँ पे आ जाए, देन योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिकमेंडेशन बिकम वेरी वेरी हाई, बिकॉज आपने डेल्टा ही भर लिया है। समझ में आ रहा हो। सो इन ब्रीफिंग को जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, उसका मेन पर्पस है टू अंडरस्टैंड हर टास्क में व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, जीटीओ आपसे क्या उम्मीद कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और उस उम्मीद के रेफरेंस में आपका प्रेजेंट लेवल कहाँ पे है, और सॉरी ये वाला प्रेजेंट लेवल कहाँ पे है, और उसके रेफरेंस में हाउ मच इज योर डेल्टा। तो इन ब्रीफिंग के थ्रू हम अपने डेल्टा आइडेंटिफिकेशन का भी इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया तो मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना, और अगर आपके कमेंट्स अच्छे आए तो मैं पूरे टास्क के ब्रीफिंग को एक सीरीज में बना दूंगा, सो दैट यू बेनिफिट फ्रॉम दैट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और यू कैन जॉइन द अनअकैडमी के प्लस क्लासेस में या AGNI क्लासेस में, यू कैन वेट एंड इंटरेक्ट विद मी, राइट। नाउ आपने एक और चीज समझा होगा, जैसे जीटीओ खड़ा होकर आपको ब्रीफ कर रहा है, तो इस ब्रीफिंग को आप कानों के थ्रू अंदर ले जाओगे, कानों के थ्रू। So ears become very, very important organ to understand and grasp the, to absorb, to input the वो। So आपको ये ध्यान देना कि यहाँ पे मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, लेकिन वहां पे आपको टेक्स्ट फॉर्म में नहीं दिखेगा, सीधा जीटीओ बोलेगा, आपको कानों से सुनना पड़ेगा। So you have to do something called active listening। एक्टिव लिसनिंग, आप उसको नॉर्मल कैजुअली हियर करोगे तो कान के पर्दे बजेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। टू हेल्प यू दैट मैं यहाँ पे इन ब्रीफिंग को, ना सिर्फ ब्रीफिंग को आपको पढ़ के बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन भी करूंगा इसका मीनिंग क्या है। ये एक्सप्लेनेशन वहां पे जीटीओ नहीं करेगा, आपको खुद समझना है। तो प्लीज मेक श्योर यू लिसन टू इट एक्टिवली, नॉट पैसिवली। समझ में आ रहा तो मुझे बताना, है ना। तो सबसे पहले लेट्स टेक प्री ब्रीफिंग। प्री ब्रीफिंग मतलब जो जीडी से भी पहले, किसको ले रहे हैं अभी हम, प्री ब्रीफिंग को ले रहे हैं, जो कि जीडी से भी पहले है, और प्री ब्रीफिंग खत्म होने के बाद जीडी का ब्रीफिंग होता है, फिर जीडी होता है। That's the way it is conducted. So let's listen to the briefing for the प्री ब्रीफिंग। तो कानों के अलावा यहाँ पे, क्योंकि मैं टेक्स्ट को स्क्रीन पे दिखाऊंगा, तो आपको दो जगह से ये ब्रीफिंग जाएगा, एक कानों से, एक आंखों से। सो दो इनपुट आपके ब्रेन में जाएगा एंड यू नीड टू प्रोसेस इट। बट रिमेंबर एसएसबी में आंखों का इनपुट नहीं होगा, क्योंकि आंखों के सामने तो आपको जीटीओ ही होगा। जीटीओ जो बोलेगा आपको कानों से उसको इनपुट करना। सो यहाँ पे यू विल हैव टू इनपुट डिवाइसेस गेटिंग एक्टिवेटेड, वन इज योर ईयर एंड वन इज योर आई। समझ में आया तो बताना क्या समझना है। सो फिर ऑलरेडी विल हैव द ब्रीफिंग फॉर द प्री ब्रीफिंग, है ना। उससे पहले लेट मी टेल यू कि जो लोग अनअकैडमी में प्लस क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं एसएसबी का, सो द क्लासेस आर अवेलेबल। इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एंटायर एसएसबी प्रिपरेशन। 500% क्लैरिटी, पूरा खेल ही क्लैरिटी का, 100% नहीं 500% क्लैरिटी जो लोग अभी कर रहे हैं। इनफैक्ट वी हैव फ्री क्लासेस एवरी डे एट 8:15 AM। 8:15 AM को हर दिन फ्री क्लासेस होता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। अनअकैडमी का हेल्पलाइन है 8585858585। Unacademy helpline number, you can contact them, they'll be able to assist you, right? One-on-one interview session will be available if you take iconic batch, उसमें आप हमसे बात कर सकते हो। फीडबैक आपको डिटेल में दिया जाएगा, एंड
25 से ज्यादा लाइव क्लासेस होंगे एंड हर दिन फ्री क्लासेस है, हर दिन। तो जिनको फ्री क्लासेस के बारे में 8:15 AM को है हर दिन, सो जिसको इसके बारे में जानना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी और द अनअकैडमी हेल्पलाइन विल गेट यू थ्रू एंड डाउट्स विल बी सॉल्व्ड टू एन एक्सटेंट 500% क्लैरिटी, राइट। सो इसके अलावा जो लोग आइकनिक बैच लेते हैं उनको दे कैन इंटरेक्ट विद मी वन ऑन वन ओवर द जूम बैच, है ना। तो आपके सारे साइट टेस्ट के रेस्पॉन्सेज एंड पर्सनल इंटरव्यू वगैरह कैन बी कवर्ड इन दिस, राइट। सो दिस इज द हेल्पलाइन नंबर जिसको आप नोट कर सकते हो, 8585858585, है ना। 5 times 85 है, 5 times, so that's the helpline number, you can contact on that. Okay, इसके अलावा डिफेंस का कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन है जिसमें कि रिटर्न सीडीएस और एनडीए का रिटर्न भी है एंड उसके ऊपर भी आपको अगर ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो वो जो गिवन नंबर था 8585 वाले में कांटेक्ट कर सकते हो। वी आर डिफरेंट बैचेस, एनडीए 2025 के लिए, सीडीएस 2025 के लिए, सीएपीएफ है ना, एफकैट के लिए है एंड एक्सटेंडेड ऑफर है। उसके बारे में ज्यादा डिटेल के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दैट अनअकैडमी हेल्पलाइन नंबर। उसके अलावा काफी सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड सीएफएफ के लिए, यू कैन टेक फॉर दोज। और उसमें किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दैट 8585 नंबर पर। उसके अलावा दिस इज माय कूपन कोड बाबू50 कैपिटल में है। यू अप्लाई दिस कूपन कोड ऑन एनी अनअकैडमी का टेस्ट जो ऑनलाइन में, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट नॉट ओनली फॉर एसएसबी या रिटर्न, फॉर एनी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो भी लोग यू विल गेट दैट 50% discount. So let's come to the briefing for pre-briefing के ऊपर, right? Please listen to the pre-briefing. Okay, gentlemen, we are going to be together for the next 2 days. ये 2 days क्यों बोला है? Because GTO 2 दिन में किया जाता है, GTO 1 and GTO 2, right? इस 2 days के लिए. So gentlemen, we are going to be together for the next 2 days, and by the time we finish, I am sure we shall get to know each other much better than we do now, है ना। तो ये क्यों ऐसा बोला है? Because the entire purpose of this GTO test is कि अगले 2 दिन के अंदर वो आपको अलग अलग टेस्ट में GD, GP, PGT, FGT तक कराएगा। एंड ये सब कराने का पर्पस क्या है? He is trying to understand you from the perspective of services का requirement, and is going to gauge you through those 15 qualities that we famously call OLQ. तो हर टास्क के बदौलत में आपके परफॉर्मेंस को इंटरप्रेट किया जाएगा एंड आप उन्हें समझो या ना समझो वो आपको जरूर समझ जाएगा एंड फाइनली यू विल टेक अ डिसीजन वेदर टू क्लियर यू और नॉट टू क्लियर यू। ओके, नेक्स्ट, I have no doubt that you will enjoy your stay with me because firstly I can assure you that I and my colleagues are basically sympathetic to you. We are not by any fixed percentages and nothing will give me a greater pleasure than to see you all in uniform. तो क्या बोल रहा है कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी आर बेसिकली सिंपैथेटिक टू यू। व्हाट डज इट मीन? कि हम कोई फिक्स परसेंटेज से बाउंड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एनसीसी स्पेशल वुमेन एंट्री है तो उसमें 5 सीट है, लेकिन आपको पता है सिलेक्शन 5 सीट के लिए 50 लड़कियां भी हो जाती है, बाकी 45 लड़कियां मेरिट आउट हो जाती है या मेडिकल आउट हो जाती है। लेकिन अगर वैकेंसी फॉर एग्जांपल एसीसी का वैकेंसी 75 है, इसका मतलब ये नहीं है कि 75 के बाद 76 नहीं लिया जाएगा। नो, लेने के लिए 150 भी सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकी लोग मेरिट आउट हो जाएंगे। सो एज फार एज एसएसबी में जो आपका परफॉर्मेंस इज करेक्ट इज कंसर्न, अगर आप रेकमेंड होने लायक हो आपको रेकमेंड कर दिया जाएगा, रेस्ट द मेरिट विल टेक केयर। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन या देयर इज नो डर कि यार 3 ही वैकेंसी है 3 ही लेंगे। नो, 3 की जगह 30 भी ले लेंगे। सो यू विल परफॉर्म, है ना। सो एंड नथिंग विल गिव मी ग्रेटर प्लेजर देन टू सी ऑल इन यूनिफॉर्म। यस, जीटीओ चाहता है कि आप सब यूनिफॉर्म में हो, लेकिन उसके लिए आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कैपेबिलिटी होगा तो वो रेकमेंड कर देगा, सिर्फ उनके चाहने बोलने से तो नहीं होगा, राइट। So you have to perform. Next बोलता है, secondly, whatever you will be doing would be more in the nature of series of games. तो इसे एक टेस्ट ना समझ के यूं समझ लो गेम हो रहा है। जीडी ग्रुप डिस्कशन, पीजीटी में कुछ कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसको गेम की तरह लेके करोगे तो ज्यादा परफॉर्म कर पाओगे, बजाय कि हाईली कॉम्पिटिटिव होके एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करोगे, है ना। सेकेंडली, वॉट एवर यू विल बी डूइंग वुड बी मोर इन द नेचर ऑफ सीरीज ऑफ गेम्स रादर देन टेस्ट। इन्हें टेस्ट समझने की जगह एक गेम की तरह समझ लो।
उससे आपका प्रेशर भी हल्का हो जाएगा एंड योर परफॉर्मेंस द ग्रुप विल एनहांस, राइट. Thirdly, less it should be monotonous. There will be variety in the task with a fair mixture of both mental and physical work. तो जैसे साइट टेस्ट में था, आपने पूरा का पूरा साइट टेस्ट को लिख के दिया था, टीएटी से लेके एसडी तक पूरा पूरा बैठ के लिख के दिया था 2-2.5 घंटे तक. इस केस में आपको बोरिंग ना होने के लिए देयर इज वैरायटी ऑफ टास्क, बोथ कुछ ऐसे टास्क जिसमें आपका मेंटल एप्लीकेशन यानी आईक्यू या प्रैक्टिकल वर्क सेंस लगेगा, फॉर एग्जांपल पीजीटी, एचजीटी, कमांड टास्क, एफजीटी, और कुछ ऐसे जिसमें फिजिकल टास्क है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, है ना. और इसमें भी कुछ ऐसे हैं जिसमें आप बैठ के कर सकते हो, जैसे कि इंडोर टास्क बोलते हैं, जैसे कि इंडोर टास्क में जैसे कि जीडी, जीपी और क्या है लेक्चरेट, ये इंडोर टास्क है. सो मिक्स टाइप के हैं. सो दिस इज व्हाट दिस पैराग्राफ सेज. नेक्स्ट बोलता है, Now that I have mentioned tasks, a word about them. तो ये जो GTO के 9 टास्क है इसके बारे में ना ध्यान से सुनना. As the intention is to help you and not catch you, the task that you will be doing will be straightforward. मतलब एम यहाँ पे आपको फंसाना नहीं है, कैच करना नहीं है. एम आपको ब्रीफ करके इन टास्क के ऊपर डालना, और ये टास्क ऐसे हैं जो एक आपके उम्र के बच्चे जो दिमाग लगाएंगे वो आराम से उसको कर लेंगे. दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क, राइट. These have been so designed, मतलब इसको ऐसा डिजाइन किया है that these could be easily tackled by boys oblique girls like you. तो इन टास्क का, भले वो जीडी हो, पीजीटी हो, कमांड टास्क हो, ये आपके उम्र के लड़के लड़कियों को ध्यान में रखते ही किया है. और अगर आप अपने दिमाग को लगा पाते हो तो यू विल बी वेरी कन्वीनियंटली एंड कंफर्टेबली एबल टू हैंडल दीज टास्क, है ना. कहीं कहीं पे आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, कहीं पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चाहिए, कहीं पे सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल फिटनेस चाहिए, बट ये टास्क आपके क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है. What is more is that each task can be successfully tackled in a variety of ways. Therefore, there is no question of guessing the right solution. क्या मतलब है, हर टास्क को आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो. मतलब देयर इज नो वन करेक्ट सॉल्यूशन, देयर आर मेनी सॉल्यूशंस. सो यू डोंट हैव टू लुक फॉर दैट वन करेक्ट सॉल्यूशन, देयर आर नन. सो इसलिए आपको राइट सॉल्यूशन क्या है वो गेस करने का जरूरत नहीं. उस जैसे फॉर एग्जांपल टीएटी में भी कोई देयर इज नो परफेक्ट टीएटी रिस्पॉन्स, देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन राइट इट बिकॉज बेस्ड ऑन द वे यू परसीव द पिक्चर एंड द वे यू क्रिएट द एंटायर स्टोरी. सो do not look for any one correct solution. There are multiple solutions possible. All you need is understand it, analyze it, and apply yourself, and things will happen. ये प्री ब्रीफिंग है, ध्यान रखना. ये जीडी का ब्रीफिंग नहीं है, उसके बाद जीडी का ब्रीफिंग होगा. सो प्री ब्रीफिंग में वो पूरे 9 टास्क के बारे में बता रहा है. नेक्स्ट, you will be doing some tasks this morning and the balance tomorrow morning. तो GTO 1 एंड GTO 2 ऐसे करके 2 दिन में होता. तो GTO 1 में इनवेरिएबली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जब 2 डे टेस्टिंग होता है तो GD, GP, PGT, GOR, GT एंड लेक्चरेट ये GD 1 में होता है. और GD 2 के दिन में इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क एंड FGT ये दूसरे दिन में होता है. एंड कमांड टास्क में हर बंदे को 15 मिनट मिलता है, तो आपको पता है इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम, राइट. Okay, do not worry about what task you would be doing. क्यों? क्योंकि हर टास्क से पहले आपको डिटेल में ब्रीफिंग इन्हीं में कर दिया जाएगा. So do not worry about what task you would be doing. At the appropriate time, I shall explain to you fully what is required to be done. Now this line is important. वो बोलता है at the appropriate time. Appropriate time मतलब किसी भी टास्क को शुरू होने से जस्ट पहले I shall explain to you fully what is required to be done. ये जो रिक्वायर्ड टू बी डन फुली एक्सप्लेन करेंगे, इन्हीं को बोलते हैं ब्रीफिंग. तो जो बंदे कोचिंग नहीं भी गए हैं, अगर वो लोग भी इस ब्रीफिंग को ध्यान से सुनते हैं, एक्टिव लिसनिंग करते हैं, दे विल कम टू नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ दीज टास्क्स. एंड दैट्स व्हाट he is telling, that at the appropriate time I shall explain to you fully what is required to be done. Whenever I explain the task to you, I would like you not to interrupt but to listen to me attentively. मतलब बीच में नहीं टोकना, पूरा ध्यान से सुनते रहो. अगर आपको कोई डाउट होगा तो एंड में उसे पूछ सकते हैं. Attentively, active listening.
यहां तक समझ में आया तो लिखो यस, है ना, कमेंट में लिखना। ओके, आगे चलते हैं। You will find that at the end of my explanation, you generally will have no doubts about what is required to be done. इसका मतलब है कि जीटीओ के इस ब्रीफिंग को सुनने हुए, जब उस ब्रीफिंग के खत्म होते होते आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि जीडी में आपसे क्या अपेक्षा है। अब ओनली थिंग इज, आप उस अपेक्षा में खरे उतरते हो या नहीं उतरते हो, वो डिपेंड करेगा कि आप एसएसबी जाने से किस लेवल तक आपने प्रिपेयर किया है और कितनी क्लैरिटी से किया है। अगर आपको एसएसबी के प्रिपरेशन में क्लैरिटी नहीं है तो आप बहुत स्केलर एफर्ट लगा दोगे, एफर्ट तो लगा दोगे, दिशा नहीं होगी। बट इफ देयर आर एनी डाउट्स, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क मी। तो उस ब्रीफिंग के बावजूद अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जीटीओ से पूछ सकते हो और उसको क्लियर कर देगा, राइट। Please remember, gentlemen, that once a task is started, do not ask me any further question. If at all any new doubt comes in your mind, ask your friends. क्या बोलता है, एक बार टास्क शुरू हो जाता है उसके बाद आप जीटीओ से डाउट नहीं पूछ सकते हो। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि एक बार टास्क शुरू हो गया तो यूं समझ लो आप पाकिस्तान के आईबी को क्रॉस कर दियो। आपने ब्रीफिंग कहाँ लिया था, इंडिया के साइड में लिया था, और ब्रीफिंग खत्म हो गया, टास्क स्टार्ट होने का मतलब पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए घुस गए। तो अगर आपको बाद में डाउट होता तो पाकिस्तान से इंडिया वापस नहीं आते, अब आपको अपने साथियों से पूछना पड़ेगा। हैव यू अंडरस्टूड द लास्ट लाइन? समझ में आया तो यस अंडरस्टूड करके मैसेज में लिखना, राइट। ओके, नेक्स्ट। Whenever one goes for tests, it is but natural that he prepares for the same, seeking guidance, advice, and tips from whichever source he can. There is nothing wrong with that, and in fact, it is a healthy tendency. Why not then take few tips from me? I'm sure you will find these tips useful. Now, ध्यान में देखने की वाली बात है, ये वो जीटीओ टिप्स देने की बात कर रहा है जो खुद जीटीओ कंडक्ट करने वाला है। देखो, एक तो कोचिंग वाले सर हैं, एसएसबी कोचिंग वाले सर जो टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, वो टिप्स एंड ट्रिक्स आप पैसा लेके आपको दे रहे हो, है ना, वो 20-25 हजार रुपए लेते हैं और उसके बाद वो टिप देते हैं। मेनी टाइम द टिप्स आर ऑल गड़बड़, है ना, कौवा मोर बनाने का। बट यहाँ पे वो जीटीओ जो आपको एसेस करने वाला वो खुद ही टिप दे रहा है, तो आई एम श्योर द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस टिप इज गोइंग टू बी मोर देन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द टिप्स गिवन बाय दोस कोचिंग वाले जो आपको ट्रैक करने की ट्रेनिंग देते हैं। समझ में आ रहा क्या बोल रहा, समझ में आया तो मुझे बताना क्या समझ में आया। अब देखते हैं इनका फर्स्ट एडवाइस क्या है। माय फर्स्ट एडवाइस इज दैट यू मस्ट ऑल वर्क वेरी हार्ड थ्रू आउट सो दैट यू कैन शो योर बेस्ट। इसका मतलब है प्लीज बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट। ये नहीं कि एक टास्क को अच्छा किया फिर 2 टास्क ढीले पड़ गए। तो दे एक्सपेक्ट यू टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली। ये वर्ड सुना होगा आपने, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है मुझे बताना। So my first advice is that you must all work very hard throughout so that you can show your best, right? Do not get discouraged or unduly worried if you do not perform as well as you thought you should have in a particular task. क्या बोलता है, अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर टास्क, फॉर एग्जांपल अगर आपने जीडी आपने अच्छा नहीं परफॉर्म किया और आपको पता चल गया यार मैं जीडी में कुछ बोल नहीं पाया, मेरे को टॉपिक में कुछ भी नहीं आता था, naturally you will feel little bad about it. What he's saying is, but do not get discouraged or unduly worried if you do not perform as well as you thought you should have in a particular task. हो गया, आगे देखो एंड दोबारा उसके ऊपर कमिट हो जाओ। समझ में आ रहा है? Likewise, do not get unduly elated with your performance at any task. ना सक्सेस में हाई होना ना फेलियर में लो होना। समझ में आया क्या बोला? आपके किसी टास्क में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो सिंक भी नहीं होना, और बहुत अच्छा हो गया तो हाइपर पे भी नहीं चले जाना, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस, नॉट आइसोलेटेड गुड परफॉर्मेंस। ये समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ में आया तो लिखना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट बोलता है, नो सिंगल टास्क हैज पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस, इट इज द टोटलिटी ऑफ योर परफॉर्मेंस दैट काउंट्स। क्या मतलब है कि किसी भी सिंगल टास्क का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कलेक्टिवली 9 टास्क के ऊपर आपका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का अहमियत ज्यादा है। तो किसी एक में अगर आप फिजिकली बहुत फिट हो तो नेचुरली आपका ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल बहुत अच्छा हो जाएगा, but that does not guarantee your recommendation through the GTO because they are looking for the totality of your performance. Last line, it is the totality of your performance that counts. समझ में आया तो बताना, right? Secondly, act in your normal, natural manner. Be original. आप जैसे हो वैसे दिखाओ, कौवा मोर बनने की जरूरत नहीं है, है ना?
Secondly, act in your normal, natural manner. Do not try to put up a show. नौटंकी मत करो, एक्टिंग मत करो, और ट्राई टू बी समबडी यू आर नॉट, या कुछ ऐसा बन के दिखाने की कोशिश ना करो जो तुम हो ही नहीं। समझ रहे हो? मतलब बी नेचुरल, जैसे आप हो वैसे करो। तो दोबारा पढ़ता हूं। सेकेंडली, एक्ट इन योर नॉर्मल नेचुरल मैनर। डू नॉट ट्राई टू पुट अप ए शो और ट्राई टू बी समबडी यू आर नॉट, और ट्राई टू डू समथिंग इन अ वे दैट समवन एल्स हैज एडवाइज यू rather than applying your own mind। बड़ा क्लियरली बोल दिया कि भैया अपना दिमाग लगाओ, ना कि someone else। someone else कौन है? इनवेरिएबली ये कोचिंग वाले, ये यूट्यूब के जो ज्ञान देते हैं वो लोग, और जो उटपटांग बुक में लिखा होता है उसे ना लगा के खुद का दिमाग लगाओ। बड़ा साफ सुथरा है, ये कोचिंग को टारगेट किया वाला एक स्टेटमेंट जैसा लगता है। सेकेंडली, एक्ट इन योर नॉर्मल नेचुरल मैनर। अमरेंद्र बाहुबली बनने की जरूरत नहीं है। डू नॉट ट्राई टू पुट अप ए शो और ट्राई टू बी समबडी यू आर नॉट, मतलब आप वो बन के मत दिखाओ जो आप हो ही नहीं, है ना। और ट्राई टू डू समथिंग इन अ वे समवन एल्स हैज एडवाइज यू रादर देन अप्लाइंग योर ओन माइंड। ये समवन एल्स कौन है? कोचिंग वाले या यूट्यूब वाले। रादर देन अप्लाइंग योर ओन माइंड, सो एम्फेसिस कहां पे? खुद का दिमाग यूज करो। इसका क्या मतलब है? इफ यू ट्राई टू बी समबडी you are not, you will not only create additional mental strain on yourself, it may even mar your performance। अगर आप कौवा मोर बनने की कोशिश करोगे, ना आप घर के रहोगे ना आप घाट के रहोगे, आप मोर की एक्टिंग करोगे फंस जाओगे। अब आप कौवा बनने से भी डरोगे क्योंकि पोल खुल जाएगी। तो बेहतर है कि आप कौवा हो तो बेहतरीन कौवा बन के जाओ। कौवे की अपनी विशेषता है, कौवा मोर बनेगा तो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। क्या समझ में आया इस पैराग्राफ से? आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। नेक्स्ट बोलता है, फर्दरमोर द टास्क आर रेगुलरली बीइंग चेंज्ड। ये जो 9 टास्क है, हर जीडी में टॉपिक बदलता है, लेक्चरेट में टॉपिक बदलता है, पीजीटी के स्ट्रक्चर्स बदलते हैं, तो हर चीज तो बदल रहा है। तो आप किसी का रटा हुआ लेके आओगे और वहां पे बदल जाएगा, फिर क्या करोगे? सो फर्दरमोर द टास्क आर रेगुलरली बी चेंज, देयरफॉर प्रीवियस फेमिलियरिटी और इवन प्री कंसीव्ड आइडियाज मे नॉट बी ऑफ एनी हेल्प टू यू। यानी प्री कंसीव्ड नोशन का मतलब पहले से ही आपने जो दिमाग में भर के लाए हो उसका फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे टास्क बदल जाएगा, राइट। In fact, while tackling these tasks, if the ideas or methods are your own, if need be, you can change or modify these, or you have full control over these। तो अगर आप अपना दिमाग लगा के इनको करना कोशिश करोगे, तो अगर आप अटक भी गए, क्योंकि सोच आपकी ओरिजिनल सोच है, किसी कोचिंग की सोच नहीं है, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप खुद ही उसमें देख सकते हो कि इसको मैं क्या ऑप्शंस में क्रिएट कर सकता हूं, जिसके कारण ये जो मैं अटक रहा हूं उससे आगे निकल सकता हूं, क्योंकि सोच में आपका कंट्रोल है। ये पैराग्राफ समझ में आया तो जरूर बताना क्या लिखा। If these were someone else's idea, he will not be there to tell you what to do if any problem presents itself to you। क्या मतलब है? अगर if these were someone else's idea, अगर ये किसी कोचिंग वाले का आइडिया, टिप्स एंड ट्रिक्स वाले का है, तो वो तो जीटीओ ग्राउंड में आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तो आप जब किसी प्रॉब्लम में जाके अटक जाओगे, तो भाई वो जीटीओ तो वो कोचिंग वाले सर तो होंगे नहीं, तो तुम्हें कौन मदद करेगा? और तुम अपना दिमाग लगा नहीं रहे, तो क्या जीटीओ एडवाइस कर रहा है? या स्टार्टिंग से अपनी दिमाग लगाओ, and then you can see कि मैं कहां अटक रहा हूं, क्यों अटक रहा हूं, व्हाट आर माय ऑप्शंस, या मेरे विकल्प क्या है। दैट विल बी मोर मीनिंगफुल। सो दैट्स एन एडवाइस। आई थिंक दैट पैराग्राफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड मुझे उम्मीद है आपको समझ गए होंगे। नेक्स्ट, आई वुड ऑल्सो एडवाइज यू टू रिलैक्स व्हेन यू आर नॉट वर्किंग। इसका मतलब है 2 टास्क, फॉर एग्जाम्पल जीडी और जीपी के बीच में जो 5-10 मिनट का गैप है, यहाँ पे आपको जीटीओ कोई टेस्ट नहीं करना, आप रिलैक्स कर सकते हो, है ना। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस के बाद एक टी ब्रेक होता है, उस टी ब्रेक में आपको जमीन पे लेटना, लेट जाओ, नो प्रॉब्लम। आप मस्ती करना, मस्ती करो, नो प्रॉब्लम भाई। वो टेस्टिंग उस टाइम में नहीं हो रहा, टेस्टिंग सिर्फ टेस्टिंग के टाइम पे हो रहा है। सो यू कैन बी रिलैक्स। बोलते हैं कि मेस में भी जीटीओ खड़ा होता है, बस में जब एमसीओ में चढ़ते रेलवे स्टेशन में, वहां पे भी जीटीओ होता है। कुछ नहीं होता है, ये सब आपको बेवकूफ बनाया हुआ है, सब कुछ नहीं होता। मैं नहीं बोल रहा, देखो यहाँ पे जीटीओ ब्रीफिंग में बोल रहा है। आई वुड ऑल्सो लाइक यू टू रिलैक्स when you are not working। not working मतलब when you are not on a test। it is only a performance on the various tasks that matter, not what you do before, after or in between the various tasks। बड़ा क्लियर, आपको जीटीओ जो असेसमेंट कर रहा है वो ड्यूरिंग द टास्क कर रहा है, ना पहले ना बाद में ना बीच में। ये बात समझ में आया? इसलिए आपको ज्यादा फालतू के सोचने की जरूरत नहीं कि क्या सर बस में चढ़ते तब भी जीटीओ देखता, खाना खाते तब भी जीटीओ देखता, नहाते तब भी जीटीओ देखता, कुछ नहीं देखता। ठीक है।
Do go out in the evening when you're free, see a movie or seek other diversion, eat well and have a good night sleep. मतलब अगर आपका GTO 1 खत्म हो गया, उस दिन आपका इंटरव्यू नहीं है, शाम को टाइम है, प्लीज गो आउट, आप घूमो, बाहर घूम के आओ, मूवी देखो और अपना घूम फिर के लाइट होके आ जाओ, ताकि अगले दिन आप फिर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देख पाओ, बजाय कि रात को बैठ के जीडी को और जीपी प्रैक्टिस कर रहे हो। वो जरूरी नहीं, वो एक अनप्रिपेयर्ड माइंड ही कर पाएगा। एक प्रिपेयर्ड बंदा रिलैक्स होगा, बिकॉज अभी तो परफॉर्मेंस का टाइम है ना, प्रिपरेशन तो करके आ गए हो। नेक्स्ट, यू हैव ऑल बीन गिवन योर चेस्ट नंबर, है ना, आप लोगों को देखो यहाँ पे फोटो में दिख रहा होगा, सबके पास चेस्ट नंबर है। You all have been given your chest number. The intention is not to take away your individuality, but to make you all feel equal. Therefore, whenever you address each other, kindly do so by chest numbers rather than by name. क्या बोल रहा है कि जब आप एक दूसरे को टास्क के बीच में जब बात करोगे, एक दूसरे को एड्रेस करोगे, तो नाम से नहीं करना। एनीवे आपको नाम याद भी नहीं होगा, बिकॉज आप 2 दिन पहले आए हो और हो भी गया है, तो आप नाम से नहीं बोलोगे, आप उनको कैसे एड्रेस करोगे? चेस्ट नंबर से। उससे फायदा क्या है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है नाम याद रखने का, तो उसे जीटीओ को भी पता चल जाएगा कौन किसको एड्रेस कर रहा है। तो यू विल एड्रेस ईच अदर बाय द चेस्ट नंबर्स एंड नॉट बाय नेम। If you see any other member of the board coming or around or coming to our group, do not bother about them. Just concentrate on your work, which would be more interesting. मतलब तुम्हारा जो, फॉर एग्जाम्पल ये जीटीओ आपका है, आप टास्क कर रहे हो, उसके बीच में बगल वाला बैच का जीटीओ भी आके थोड़ी देर यहाँ खड़ा हो गया, तो आपको इनके प्रेजेंस से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको उनको देखने की जरूरत नहीं है। आपका जीटीओ ये है और आपका कॉन्सेंट्रेशन जीटीओ पे नहीं होना चाहिए, किस पे होना चाहिए? टास्क पर होना चाहिए। सो डोंट वरी इफ समबडी एल्स कम्स, यू कंटिन्यू वर्क, राइट? नाउ जेंटलमैन, वुड यू लाइक टू आस्क मी एनी क्वेश्चन? तो आपके मन में इस ब्रीफिंग के बाद अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप जीटीओ से पूछ सकते हो और जीटीओ से क्लियर करेगा। तो ये प्री ब्रीफिंग था। इसके बाद जब आप बोलते हो ओके सर, नो डाउट, देन विल से ओके, देन कैन वी मूव टू जीडी? आप बोलोगे यस सर, देन विल से ओके, लेट मी ब्रीफ यू फॉर द जीडी। तो जीडी का फिर ब्रीफिंग करेगा। नाउ दैट ब्रीफिंग इज टास्क स्पेसिफिक ब्रीफिंग। प्री ब्रीफिंग वो से जनरिक ब्रीफिंग, दिख रहा ना, ये वाला ब्रीफिंग सुनाया था। जब ये आपसे अभी पूछ रहे डू यू हैव एनी डाउट, आप बोलोगे नो सर, देन विल से कैन वी गो फॉर द जीडी? यस, देन ही विल ब्रीफ यू फॉर द जीडी एंड वो उसको हम आगे देखेंगे। और उसके बाद जब जीडी ब्रीफिंग खत्म हो जाएगा, फिर आपको चेयर में बैठा के जीडी करा देंगे, फिर आपको ऐसे खड़ा कर देंगे कि जीपी का ब्रीफिंग हो, फिर जीपी कंडक्ट, ऐसे करते करते लास्ट में फाइनल ग्रुप टास्क हो जाएगा, उसके बाद डी ब्रीफिंग। एक डिफरेंस है, ये पूरे के पूरे प्री ब्रीफिंग से लेके एफजीटी तक का ब्रीफिंग जो होता है वो खड़ा होके होता है, मतलब जीटीओ भी खड़ा होता है और कैंडिडेट भी। ओनली ये जो डी ब्रीफिंग है, इसमें आपको जीटीओ भी बैठता है चेयर पे, जीटीओ भी चेयर पे बैठता है और आप लोग भी चेयर पे बैठे होंगे, क्योंकि आपका टास्क खत्म हो गया। एंड देन दिस इज अ डी ब्रीफिंग। क्या होता है हम उसको पूरा बताएंगे। सो दैट्स अ वे द एंटायर ब्रीफिंग इज डन। सो हमने अभी प्री ब्रीफिंग खत्म कर लिया। तो मुझे आप बताना, अगर आपको इस प्री ब्रीफिंग से कोई फायदा हुआ तो क्या फायदा हुआ, आपको इसमें कोई डाउट है तो क्या डाउट है। इस प्री ब्रीफिंग से आपको ये पता चल जाएगा कि जीटीओ हर टास्क से पहले आपको ये बता देगा कि हर टास्क में एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या है, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या है। और अगर आपने उस परफॉर्मेंस को आपने अपने तैयारी में अच्छा करके आए हो तो आपका डेल्टा बहुत कम होगा एंड उस एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के आसपास पे आप परफॉर्म कर पाओगे, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत हाई होगा। लेकिन अगर आप प्रिपेयर नहीं किया होगा और फिर यहाँ पर ब्रीफिंग सुनोगे तो आप पागल हो जाओगे। सो आई होप उस मायने में आपको समझ में आएगा कि प्री ब्रीफिंग में जीटीओ ने क्या कन्वे किया है। वहां पे प्री ब्रीफिंग सिर्फ कानों से सुनोगे, आंखों से नहीं देख पाओगे। यहाँ पे मैंने उसको दिखा भी दिया है। तो कमेंट डालना, कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो यहाँ डालना, कुछ मिथ्स हो वो भी ये डालना। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सो दैट अदर्स ऑल्सो बेनिफिट। और कमेंट लिख के बताना कि इन बाकी सारे टास्क, जीडी, जीपी, पीजीटी, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, हाफ ग्रुप टास्क, लेक्चरेट, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क एंड डी ब्रीफिंग का भी वीडियो बनाना है तो मुझे वो कमेंट पे लिखना, मेक इट। मुझे लगता है कि वो पता करने से आपको गैप पता करना पॉसिबल हो जाएगा, फिर उसके ऊपर काम करना पॉसिबल। सो जरूर कमेंट लिख के मुझे बताना। एंड आई होप दिस वीडियोज आर हेल्पिंग यू। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।